Good morning, everyone. Any questions from what we discussed yesterday? FCFF में है बोलो। सर। FCFF फॉर्मूला में जो लॉन्ग टर्म LTCR और STCR जो लिया है ना, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। बोलो। तो वो LTCR LTC कैपेक्स होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होता है वर्किंग कैपिटल होता है। तो सही, इस फॉर्मूला में इसका क्या यूज है, क्यों लिया जा रहा है इसको? माइनस कर रहे हैं क्योंकि वो पैसे की जरूरत अलग से निकाल के रखा होगा। आपको 100 रुपीज की सैलरी मिलती है, आपका 20 रुपीज का रेंट है, तो आप उस मंथ में कितना खर्च करोगे, रेंट को निकाल के अलग रख देते हो ना। तो ये सर, ये जो कैपेक्स होगा तो ये कंपनी पर्सपेक्टिव से ही होगा ना। हम्म कंपनी का जो भी उस कैपेक्स से अर्निंग होगा उसी को माइनस करेंगे ना। हम्म ओके सर। यहाँ पर माइनस ही होगा या फिर सर प्लस भी हो सकता है? लिखा है ना, माइनस प्लस दोनों लिखा तो है। तो सर प्लस किस केस में होगा इसमें यहाँ पर? अगर इनफ्लो हो रहा है तो प्लस होगा, आउटफ्लो हो रहा है तो माइनस होगा। ओके सर। और FCFE फॉर्मूला में जो एक है सर, FCFE फॉर्मूला जो FCFF माइनस इंटरेस्ट माइनस डेट रिपेमेंट प्लस न्यू लोन रेज है। तो इंटरेस्ट के बाद हम टैक्स भी तो माइनस करेंगे ना सर इसमें, FCFF से? इंटरेस्ट माइनस करेंगे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। टैक्स उसकी जरूरत नहीं है सर। नहीं। सो Anything else? Okay. So this we discussed yesterday. That what is the difference? Instead of dividends, use FCFE as a cash flow or FCFF as a cash flow. अब हमने फॉर्मूला क्या किया था? हमने फॉर्मूला किया था CF1 अपॉन K माइनस G। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी डिराइव्ड, एंड वहां पे CF1 पे हमने डिविडेंड बन रखा था। नाउ व्हेन यू आर नॉट यूजिंग डिविडेंड एंड यूजिंग FCFE, देखिए अभी तक हमने फॉर्मूला किया था CF1 अपॉन K माइनस G। If I'm using dividend valuation model, the formula will become D1 upon KE minus G। ठीक है, अगर मैं FCFE यूज करूंगा तो फॉर्मूला बनेगा FCFE1 upon KE minus
जी, और मैं अगर एफ सी एफ एफ यूज करूंगा तो फॉर्मूला बनेगा FCFF1 अपॉन वैक माइनस जी. Any doubt? Any questions on this? Are we clear with these? All these valuation model, dividend valuation model. I will use D1. And I told you yesterday, if it is dividend, then the discount rate is cost of equity, FCFE. Again, if it is FCFE, the discount rate is KE. If it is FCFF, the discount rate has to be WACC. Any questions? Then similarly, three-stage model भी हम लोग कर चुके हैं. तो जहाँ पे भी CF था वहाँ पे अब FCFE कर देंगे, और अगर FCFE होगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा. FCFF है तो WACC रहेगा. वी हैव नॉट डन लाइक दिस. मैंने आपको इक्वेशन क्रिएट करना सिखाया है. And as I told you yesterday, slides में आपको एक फॉर्मूला दे रखा है. अब ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा. 4 स्टेज का अलग, 5 का अलग, 6 का अलग, 7 का अलग, 10 का अलग. There is no end, correct? But the way we have done, हम फॉर्मूला क्रिएट करना सीखा, which means we can create the equation on our own depending upon the number of phases. So I leave it to you, whichever methodology you want to use. If you want to go through that methodology of creating equation, you can refer those notes. But in case you want to do a shortcut and you want to just mug up the formula, and rather than getting into that complication derivation, then this is the slide that you need to mug up. One question in this: the denominator is saying KE, or weighted average cost of capital minus growth rate. In terms of conceptual thought, this growth cannot move ahead of WACC or KE. From economic terms, क्या means how उसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं इसको? हाँ, अभी आएगा वो. ग्रोथ रेट आएगा. डिस्काउंट रेट, व्हाई डिस्काउंट रेट इज मोर देन द ग्रोथ रेट, वो आएगा अभी. That is in effect, that is what you are asking, correct? That what is the logic? Otherwise the whole equation will collapse. Correct. नेगेटिव आ जाएगी ना वैल्यू. अगर ग्रोथ रेट इज मोर देन द डिस्काउंट रेट तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी. एंड एक्चुअली अगर आपका ग्रोथ रेट है तो कैश फ्लो भी ज्यादा जनरेट होगा. then this equation, why it should not, because free cash flow to firm will be there because your growth rate is higher than your cost of capital or cost of equity. Am I audible? Hello. Yes. Okay. So I was speaking, I don't know. Yes, the equation will collapse, or the reason being अगर growth rate ज़्यादा हो जाता है, then the discount rate in the denominator will become negative. And if the denominator becomes negative, then the entire value will become negative, which is not possible in the practical world, which means the value of a stock or a company cannot be negative. So hence, I want to visualize that कि growth rate ज़्यादा हो रहा है, growth company is growing at a faster pace, then it should generate a more PAT. Cannot be. Considering on the positive sides, it should generate more PAT.
more PAT means it will have a good cash flow. ठीक है, मैं करा देता हूँ ये आगे लाइन अप है, so it doesn't make a Okay, difference. okay. कर लेते हैं, तो वही बात है, probably वीकेंड पे आता, बट फिर वो वीकेंड पे स्किप कर देंगे, that's okay. So हाँ, तो ये जो डिस्काउंट रेट है, बी इट KE और बी इट WACC, ठीक है, whatever is a discount rate, these are my discount rates. The question that we need to understand is why discount rate is more than my G. Correct, दीपक, यही क्वेश्चन है ना? Yes. ठीक है, now ये डिस्काउंट रेट क्या है? These are expected rate of return by the investors. Now, if you invest in a company, we will assume you invest in a company and the company is expected to grow at 10%. This is growth of the company, not your return. आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे? आप इक्विटी शेयर होल्डर हो, आप सारा रिस्क ले रहे हो, आपका पैसा इज एट द स्टेक. If the company is expected to grow at 10%, what would be your expected rate of return? Less than 10%, equal to 10%, or more than 10%? Your money Should is be at stake. greater than 10%. That is Has the to be. reason. That is the reason. No, that if your capital structure doesn't have equity. रियल वर्ल्ड में होता है क्या ऐसा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ. नहीं होता ना, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता ना. आपको कोई भी 100% लोन नहीं देगा. देयर वुड बी आप कितनी भी हाई क्रेडिबिलिटी ले लो. Let's take an example of Reliance. Reliance from an Indian banking segment holds a very high credibility from a lending perspective. Still, give me any example of a Reliance project which is 100% debt funded. It's not. Okay. So नहीं होगा वैसा, कोई भी आपको लोन नहीं देता. हाँ, the ratio could be very skewed towards high debt ratio. So it could be 95-5%. वैसा हो सकते हैं, वैसे प्रोजेक्ट्स हमने देखे हैं. DLF, Tata Motors. These are some of the if from an Indian banking sector perspective, these are some of the names which holds a very high credibility. Still, nobody funds them more than 96-97% from a debt perspective. So you will never have a scenario where it is 100% debt, especially in a business, especially in a company. It could be a short-term 6-month or a 7-month kind of credit facility for a working capital. That is possible. But overall, to run a business for a long run, you need to build in some form of equity. Okay. So because you will have an equity, this logic comes in. That as an equity investor, because your money is at stake, if something happens, your money will get wiped out. Hence, you're not satisfied at the growth rate of the company. You want more than that. Because you want more than that, that is why their expected rate of return is more than the growth rate. And expected return is nothing but a discount rate. Hence, the discount rate is more than G. Hence, this formula will never give you negative value. Any question? Is this clear, Deepak? For timing, it's okay. Okay. So now in only one scenario, this can still be negative. वो हम करेंगे आगे. Where the negative will not be because the denominator, the negative will become because of the numerator. If the FCFE and FCFF becomes negative, dividend, the first valuation model, the dividend cannot be negative. So I'm not worried about the first equation. In fact, we don't use the first model. Both थोड़ा सा theoretical है. We use second and the third. That's more practical, which is FCFE and FCFF.
But FCFE में because of this equation, which is discount rate more than G, I have ruled out that the denominator will be negative. So that equation is now ruled out. But the numerator can be negative. तो वो हम डिस्कस करेंगे, how do we take care of that? So this we are calculating the terminal value. No? The terminal value of this is the final terminal value. What we are considering is this cash flow. अगर वो नेगेटिव है तो क्या ग्रोइंग कंसर्न है वो? क्यों नहीं है? ग्रोइंग कंसर्न का नेगेटिव कैश फ्लो से क्या लेना देना? नहीं, if it is giving an the business is not working properly. Amazon India नेगेटिव कैश फ्लोज में नहीं है, वो गोइंग कंसर्न नहीं है क्या? Amazon India गोइंग कंसर्न नहीं होगी? I have not seen it. Sorry? About the cash flows. I'm not aware of that. हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, Amazon is a negative cash flow, but फिर भी गोइंग कंसर्न है. So गोइंग कंसर्न होगी कि नहीं होगी, that is nothing to do with the negative cash flow, or for that matter positive cash flow. The particular means in the years and years they are giving a negative cash flow. Though they are being sustained because of this foreign funding and all. Correct. Standalone company. स्टैंडअलोन ही है ना वो. स्टैंडअलोन कंपनी कहीं और से फंडिंग ले रही है. सो गोइंग कंसर्न का नेगेटिव कैश फ्लो से कोई लेना देना नहीं है. इनफैक्ट उल्टा भी है. अगर आपके पॉजिटिव कैश फ्लो है, फिर भी किसी रीजन की वजह से आप उस बिजनेस में ऑपरेट नहीं कर सकते, तो भी आप गोइंग कंसर्न नहीं हो. सो गोइंग कंसर्न इज, ऑफ कोर्स, I think the point that you are trying to make, but I think it is not coming out in right form, is for being a going concern, you need funds. And that fund can come from any source, can come from your profitability. And in case you are not making profits or you are not into the positive cash flow, you need to have an ability to arrange that fund from somewhere else. As long as you are able to arrange funds, you are a going concern company. And if you are not able, then you will not run that business, basically. Then you will not be into the business, right? You will not be able to survive. So that's what I'm saying. So negative cash flow को ऐसा लिंक मत करो, because हमने बहुत सारे ऐसे businesses and companies देखी हैं जो negative cash flows में operate करते हैं, फिर still they work on a going concern basis. ठीक है. So ये जो limitation है, which means the negative value because of the numerator being negative, ये हम लोग देखेंगे. So मैंने denominator explain कर दिया. So denominator वाला ये weekend पे आने वाला था, मैं वो repeat नहीं करूंगा. So why discount rate is more than G, that's being sorted. Numerator का बाकी है वो हम करेंगे. ना ये भी मैंने कल बताया था, dividend model vis-a-vis FCFE. Now if the limitation of the dividend model is what? The company doesn't pay any dividend. If the company doesn't pay any dividend, does that mean the value is zero? As per this model, mathematically the value will come out to be zero, but practically that's not possible. So for dividend discount, we are seeing that's an income approach. This free cash flow is also. This we have discussed. When you're calculating only for equity holders, you will look at FCFE, then your discount rate becomes cost of equity. But if you're calculating for the entire firm, which is debt and equity holders all put together,
Then you look at FCFF and your discount rate becomes WACC. हेलो Yeah, first look. सर, हम FCFE का यूज हम तब करते हैं जब हमें डिविडेंड नहीं मिलता है, तब जब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है तब। नहीं, आपको FCFE ही देखना है बिकॉज डिविडेंड मॉडल इज नॉट अ वेरी बट इज नॉट अ वेरी रिलायबल मॉडल. हमें FCFE का ही वैल्यूएशन करना है। This derivation we created yesterday for FCFF and FCFE. ठीक है, so we'll take a case and see how do we calculate this. तो ये आप note कर लो. You have to change the slide. Just note down these numbers quickly. Done. And then you have these values. ठीक है, तो ये आपको note करने की जरूरत नहीं है because I will keep this on the screen. So the question is you need to calculate FCFF and FCFE. ठीक है, 5 मिनट है आपके पास. So ये दोनों information मुझे slide 41 पे जो मैंने आपको दिखाया slide 42, use both these information and calculate FCFF and FCFE for the given year. Let's assume this is for 2020. So all this information is for 2020 year. So you need to calculate FCFE and FCFF for 2020. 5 minutes. Try करिए.
Done? Or you're still working on this? Is this done? Or are you still working on this? Working. Please show the previous sheet. Okay. Done? FCFF is 25. So let's try now. So 25 बोला ना तुमने दीपक FCFF. Yes. Okay, let's check this. So FCFF PAT is 90. Plus depreciation 50.
50. I do not have any appreciation, so I will ignore NCR. Plus interest. Interest is 30. Tax rate कितना है? 1 minus 25%. Then capex is 100 crores minus 100. Any question till this point? दीपक तुम्हारा कहीं तो गलत है, 25 तो नहीं आएगा बिकॉज ये वो तो काफी हाई चेंज इन वैल्यू है। वर्किंग कैपिटल भी तो आएगा अभी। हाँ, वो फिर भी 25 तक नहीं लेके जाएगा। We see that where the mistake has been done. Anybody, any doubt at this point? Okay, now We can start with EBIT also, no? And ignoring this. Why? नहीं ना, तो जब मैंने आपको पैट से बोला तो पैट से करो ना। आपको ईबीआईटी का फॉर्मूला तो ना दिया मैंने। Now receivables increased by 20 crores. So this is receivables increased by 20 crores. If debtors increase, that's a cash inflow or outflow? Increase in debtors. Inflow. It's an outflow. So minus 20 crores. If my debtors increase, it's an outflow, not the inflow. Inventory decreased by 50 crores. So decrease in inventory is a cash inflow. सर डेटा आउटफ्लो कैसे होगा? कंपनी का तो डेटा बढ़ेगा तो पैसा तो आएगा ना सर। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करते हो? भूल गए क्या? डेटर्स बढ़ता है तो पैसा आता है या पैसा जाता है? पिछले साल आपके डेटर्स 100 रुपीज के थे, इस साल आपके डेटर्स 120 के हो गए, इसका मतलब 20 रुपए आ गया कंपनी के अंदर। नहीं सर। आगे का करते जाओ, पीछे का भूलते जाओ। दैट इज द प्रोसेस दैट आई थिंक यू गाइस हैव। अगर डेटर्स बढ़ता है तो कैश आउटफ्लो होता है, इनफ्लो नहीं होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बार देख लेना अच्छे से अगर याद नहीं है तो। इन्वेंट्रीज अगर डिक्रीज हो रहा है तो कैश इनफ्लो होता है, इसलिए प्लस किया 50 को। पेबल्स डिक्रीज हो रहा है, सो करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं तो कैश आउटफ्लो हुआ होगा क्योंकि पेमेंट करा होगा, तो इसलिए माइनस होगा। डेट रेज और डेट रीपेड तो एफसीएफएफ में आता ही नहीं। 82.5 आंसर है एफसीएफएफ में। कोई डाउट है तो पूछिए।
Last time, any questions in FCFF? Okay, now FCFE. So FCFE is 82.5, which is FCFF minus interest 30 था, minus debt repayment. Debt repaid during the year is 10 crores. 10. Debt raise is 35. FCFE is 77.5. This change in working capital is change in current asset minus change in current liability. यही होगा? Yeah. Working capital is current asset Current minus. asset अगर जो रिसीवेबल बढ़ रहे हैं वो करंट एसेट में जाएंगे या करंट लायबिलिटी में जाएंगे? करंट एसेट में जाएंगे. जो रिसीवेबल्स होते हैं वो करंट एसेट होते हैं, जो पेबल्स होते हैं करंट एसेट ही होंगे. ठीक है. Anything else? Anybody in the calculation of FCFF and FCFE? This information is readily available in the P&L and balance sheet. This is P&L. Capex is available in the balance sheet. अब पिछले ईयर का बैलेंस शीट और इस ईयर का बैलेंस शीट जब देखते हो तो केपेक्स में आपको क्या चेंज है वहां से दिख जाता है. ये सब आपको पिछले ईयर और इस ईयर की बैलेंस शीट कुछ कंपेयर करोगे तो डिफरेंस मिल जाता है सारा. So this FCFF and FCFE can easily be calculated basis the P&L and the 2 years balance sheet. You need P&L for the same year and you need a balance sheet for that year and the previous year because आपको change निकालना होता है. Last time, any question for FCFF and FCFE? सर 2 बैलेंस शीट वाले एग्जांपल थोड़ा देना इसमें एफसीएफ में. ऐसे लिखा होगा बैलेंस शीट में, फिक्स एसेट 100 रुपीज का, यहाँ पे 200 रुपीज का, तो केपेक्स 100 रुपीज का चेंज हो गया ना. ऐसे डेटर्स लिखा होगा, रिसीवेबल्स क्या इंक्रीज बाय 20 है तो यहाँ पे सपोज आपका 60 है तो यहाँ पे 80 लिखा होगा, चेंज हो गया +20 का. ऐसे हर चीज का चेंज निकालने के लिए आपको 2 बैलेंस शीट चाहिए ना. तो सर यहाँ पे इंक्रीज होगा डेटर, इंक्रीज इन डेटर. हाँ, इंक्रीज इन डेटर है बट ये माइनस होगा. माइनस होगा तो, और कैपेक्स भी अगर इंक्रीज होता है तो वो भी माइनस हो जाएगा उसका चेंजिंग. ओके सर. So वो जो increase and decrease है, you need to look at whether that increase or decrease results in a cash inflow or cash outflow, which is exactly what we did when we did the cash flow statements. Any other question in FCFF, FCFE? If we have given the balance sheet for 2 years, if straightforward, I'll current asset minus current liability, जो भी value आ रहा है, I can put that, will give the same result.
Yeah. Whether That's true. yeah. If you correct, if you have total current assets and both, and you make a difference of the total current assets of both the year balance sheet, it will give you the same. If you want to individually calculate it, you can calculate individually. It will give you the same result. Otherwise, you can also do one thing. So let's assume वो होता नहीं है balance sheet में ready level है working capital. So suppose if you have the working capital figure for 2019 and you have a working capital figure for 2020, आपको current asset current liability देखने की जरूरत नहीं है, आप दोनों का difference calculate कर दो. But working capital directly readily available नहीं होता है balance sheet में. इसलिए मैंने वो current asset वाले तरीके से कराया. In spite of the fact formula में direct working capital है, बट ये आइटम बैलेंस शीट में होता नहीं है. चलिए, in case no questions on FCFF and FCFE, so we've done how to calculate FCFF, FCFE, we've done how to derive the formula for FCFF and FCFE. Now, so this is where we are. So for a DCF valuation, we need numerator, we need denominator. So we have done denominator, which is cost of capital or cost of equity. Now we are done with the numerator, which is FCF and FCFE. So if you see this carefully, our equation is what? Our equation is FCFE upon KE minus G. मैंने आपको FCFF निकालना सिखा दिया है. ठीक है, हम FCFF का निकालना सीख चुके हैं, हम FCFE निकालना सीख चुके हैं, हम KE निकालना सीख चुके हैं, हम WACC निकालना सीख चुके हैं. हमारा सिर्फ G बचा है. कोई डाउट किसी को यहाँ तो? In this equation we've done everything except G. सर FCFF को सिर्फ हम पैट के थ्रू निकालेंगे या फिर और भी के थ्रू? EBIT, EBITDA? आप पैट के थ्रू निकालना सीख लो फजलूर, अभी के लिए बहुत है. ओके सर. देखो करने को फॉर्मूले देखो, मैं आपको फॉर्मूले 50 दे सकता हूँ और यहाँ पे है भी ना, ये लो. आप याद करने से कुछ फायदा होगा? पैट से ही ठीक नहीं निकल रहा तो अभी बाकी सब करने का क्या फायदा आपको? यस सर, यस सर. There's no point. आपको कोई इंटरव्यू में ये नहीं बोलेगा, कोई आपको रियल मार्केट में कोई नहीं बोलेगा कि इससे मत निकालो, उससे निकालो. एक फॉर्मूला पहले अच्छे से समझ लो, उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लो, rather than taking 20 फॉर्मूला. ओके सर. अच्छा सर, वो FCFE में ये वाला ही यूज होता है, पैट वाला जो मैंने आपको बताया. और सर जो FCFE में जो माइनस इंटरेस्ट और टैक्स भी माइनस करके दिखाया हुआ है बहुत सारे इसमें. हाँ, तो डिपेंड करता इसमें है आपने आप कौन सा लॉ ऑफ द टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो. ठीक है, कुछ कंट्रीज में वो टैक्स का एग्जाम्पशन मिलता है तो उस टैक्स को डाला हुआ है, कुछ कंट्रीज में टैक्स का एग्जाम्पशन नहीं मिलता है तो नहीं डाला. ठीक है, अगर आप सिर्फ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे तो वो टैक्स को माइनस आप कर दोगे. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग वो इंडिया वाला ही देखोगे तो उस लॉजिक पे यहाँ पे मैं इसको रेड में कर देता हूँ. ठीक है, बिकॉज अदरवाइज आपको डिस्टर्ब करेगा बार बार. ठीक है, yes. ये रेड में इसलिए बिकॉज सम टैक्स स्ट्रक्चर्स में नहीं आता है, बट जो बुक्स आप देख रहे हो वहां पे होगा, तो इसलिए मैंने कर दिया. एनीथिंग एल्स इन FCFF, FCFE and are we agreeing to this? जो मैंने बोला अभी, हमने FCFF, FCFE के लिए एक इक्वेशन बनाई, इसमें से हम ये सारे वेरिएबल्स कर चुके हैं, एंड G बचा.
and this is the reason why we're standing at this in this slide. Yeah, in this slide now we are standing at this point. This is what we'll start now. How do we calculate growth? और यही क्वेश्चन आई थिंक फर्स्ट जरूर ने पहले पूछा था कि वो ग्रोथ रेट चेंज कैसे होती है, पता कैसे लगता है कि 2 ईयर के बाद चेंज हो रही है, कितनी है, क्या है, तो वो सब चीज अभी कवर होगी. Okay, so growth rate for cash flows. How do we estimate क्या growth rates है? So for calculating growth rates for net income means FCFE. So for calculating growth income for net income, there are two assumptions. First, your ROE equals constant and no new equity issuance, no IPO, no FPO. These are the two assumptions for this model. No change in ROE and no new equity issuance. What do you mean by growth in the business? Expansion. Can this expansion happen without investment? If company is already operating efficiently, can company expand without any additional investment? Andy, can company expand without investment? No. So now, which means we are concluding that we need investment for growth, and the investment के लिए we need funding. Funding comes from two sources: internal, external. We have assumed that this is not possible. This is zero. So the only source of funding which is left is internal. और internal source of funding क्या होता है? Retained earnings. Any questions? Okay. Now ROE. What is ROE? Return on equity. What does this mean? So if my return on equity is 10%, what does this mean? If I invest 100 rupees, then I will get 10 as return. This means if I invest 200, then I will get 20 as return. And remember this assumption, constant ROE. What does that mean? If in 2019, my investment was 100 rupees, then my return was 10 rupees. For 2020, if I invest 100 more, which means total investment equity का 200 हो गया, then I will get 20 as return. थोड़ा इसको numbers को change करते हैं, 50 as more कर देते हैं, and my investment will become 150, and then I will get 15 as return. यहाँ तक किसी को डाउट?
तो सर ये कांस्टेंट ग्रोथ कहाँ हुआ? मैंने कब कहा कांस्टेंट ग्रोथ है? In this part of the discussion, have I touched any concept related to constant growth? Fazlul? Yes sir. Have I mentioned anything about the constant growth so far in the discussion of this part? नहीं सर. Then from where does it come? सर हम इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो ग्रोथ रेट देख करके ही ना. हाँ, तो वो ग्रोथ रेट कांस्टेंट है ऐसा तो उन्होंने तक बोला ही नहीं है. नहीं. Now, then between 19 and 20, what is growth? This 10 to 15. पहले मुझे 10 रुपीज मिल रहे थे, अब मुझे 15 रुपीज रिटर्न मिल रहे हैं. This is growth. No, Why no? because हमने इन्वेस्ट भी तो करा है 50 मोर, तो उसी का तो हमें 10% मिला है. नहीं तो मेरे लिए ग्रोथ तो यही है ना, 55 रुपीज का जो ग्रोथ है ये. मतलब एज एन इन्वेस्टर रिटर्न है ना हमारे लिए 10% वो. ये मैंने एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं डाला है बिजनेस में, जो ये 50 रुपीज है उसी का रिटेन अर्निंग्स है. अब ये 50 रुपीज आई हैव नॉट इन्वेस्टेड, बट दिस इज कंपनीज रिटेन अर्निंग्स. तब तो ग्रोथ है. आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट करे, पर कंपनी ने उस 100 रुपीज से 50 रुपीज का प्रॉफिट कमाया. वो 50 रुपीज के प्रॉफिट को कंपनी ने आपको नहीं दिया, वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया. तो जो आपको रिटर्न मिल रहा है वही तो ग्रोथ है. जो पिछले साल कैश फ्लो मिल रहा था और इस साल जो कैश फ्लो मिला है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो ग्रोथ है. आप किस चीज का ग्रोथ निकाल रहे हो? आप अपना ग्रोथ नहीं निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो व्हाट इज द ग्रोथ इन द एफसीएफई. एफसीएफई की ग्रोथ निकाल रहे हो. मतलब रिटर्न्स और ग्रोथ में डिफरेंस है ना. अच्छा ठीक है. आपकी सैलरी पिछले साल 100 रुपीज थी. इज दैट सैलरी योर रिटर्न और नॉट? The kind of time and effort that you invest in your office, that employer gives you return of 100 rupees. Now next year your salary is 110 rupees. So you're saying that 10% is not your growth. That's what you're saying, Farooq. क्योंकि वो तो रिटर्न नहीं है ना. वो तो वो ग्रोथ है, तो वो ग्रोथ ग्रोथ है है तो भाई के. सेम कॉन्सेप्ट लगा लो ना. आप इक्विटी शेयर होल्डर हो, आप एक कंपनी में अपना टाइम मनी एफर्ट इन्वेस्ट किया 100 रुपीज. ठीक है, सॉरी, एक टाइम एंड मनी इन्वेस्ट किया 100 रुपीज, और उससे पहले साल 100 रुपीज से 10 रुपीज आ रहे थे, अगले साल उसी 100 रुपीज से आपको 15 रुपीज आ रहे हैं. तो 5 रुपीज की ग्रोथ नहीं हुई है. और व्हाट इज द डिफरेंस? अच्छा मतलब जो 50 रुपीज एक्स्ट्रा इन्वेस्ट हुआ है वो कंपनी ने हमें नहीं दिया, बट उसका रिटर्न हमें मिलेगा. ऑफ कोर्स. ये 50 रुपीज आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, आपने सिर्फ एक बार इन्वेस्ट किया था 100 रुपीज. ये हटा देते हैं इफ आई वाले वर्ड को, इफ दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन. ओके, गॉट इट. ये ग्रोथ किसकी निकाल रहे हैं? रेवेन्यू एफसीएफई की ग्रोथ. एफसीएफई की. this G is the growth of HCFE या or revenue.
FCFE हम फॉर्मूले में FCFF का तो FCFE की कैलकुलेशन करते हैं ना, तो FCFE 1 is equal to FCF बढ़ कैसे रहा है? हम्म FCFT, how is it increasing? if you invest 100 rupees in a company and कंपनी का ROE 10% है तो आपका 10 रुपीज का रिटर्न हो गया। यहाँ तक कोई डाउट दीपक? 10 रुपीज इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो इन्वेस्ट करके क्या हुआ? व्हाट वी कुछ भी हुआ आपको 10 रुपए मिल रहे हैं, कुछ भी हुआ 10 रुपए आपको मिल रहा है, आपकी ROE 10 है तो आपको क्या मिल रहा है उस पर फोकस करते हैं। अभी आपको 100 रुपीज आपने इन्वेस्ट किया तो 10 रुपीज, सुनो, आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया तो 10 रुपीज आपको मिल रहे हैं। कहाँ से मिल रहे हैं इज दैट इम्पोर्टेंट, या कितने मिल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है? कहाँ से मिल रहा? कंपनी के बिजनेस से मिल रहे हैं। बिजनेस रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तब मिल रहा है। रेवेन्यू नहीं, नॉट नेसेसरी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कॉस्ट कम कर रहा है। मैं इक्विटी होल्डर हूँ, मुझे कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, उससे कम मतलब है। मेरा ROE कितना जनरेट हो रहा है मेरे को उससे मतलब है। मेरी हाथ में कितना पॉकेट आता है उससे मतलब है। ऐसे तो होता है इन्वेस्टर। आप एक बैंक में FD इन्वेस्ट करते हो, आपको क्या इससे मतलब होता है बैंक के रेवेन्यू कितने बढ़ रहे हैं, कॉस्ट कितनी कम हो रही है? आपको कि मेरा FD का इंटरेस्ट मुझे मिल जाए। जब आप भी किसी में इन्वेस्ट करते हैं, आप भी इसी से इंटरेस्ट रखते हैं सिर्फ कि मेरा रिटर्न मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हेलो, रुक जा फजलूर। दीपक, इज दिस सॉर्टेड या अभी भी कोई डाउट है इसमें? रियलिटी से सोचो, आप जब कहीं इन्वेस्ट करते हैं, आर यू बॉदर्ड अबाउट योर, हाँ, अगर लेट्स अज्यूम आपकी एक्सपेक्टेशन है ROE की 10% और आपकी ROE की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही, तब आपको कंसर्न आता है यार ये पैसा क्यों नहीं दे रहा मुझे, मेरे रिटर्न क्यों नहीं आ रहे, कहाँ गड़बड़ हो रही है। बट आपकी एक्सपेक्टेशन 10% की और वो 10% आपको दे रहा है, देन यू आर नॉट बॉदर्ड टू रेवेन्यू इनको इंक्रीज करके लाया है या तो कॉस्ट को डिक्रीज करके लाया है। इसे आई एम सेटिस्फाइड, मेरे को 10% मिल गया, हैप्पी, गो हेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। एंड नेक्स्ट ईयर वो फिर आपको 10% देता है, यू सेड आई एम हैप्पी, गो हेड। इज दिस व्हाट द रियलिटी इज, दीपक? आर यू देयर? ठीक है, या फजलूर? सर ये 10% का मतलब वो आई इन्वेस्ट 100 रुपीज एंड आई विल गेट द 10 रुपीज रिटर्न, ये कैसे होगा? कंपनी का ROI 10% है। या फिर इसके फॉर्मूला से जाएगा, ROE के फॉर्मूला से? ROE का क्या मतलब होता है फजलूर? अगर ROE 10% उसका क्या मतलब होता है? जितना इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न मिलना। तो अगर ROE 10% है और मैंने 100 इन्वेस्ट किया तो उसका क्या मतलब है? अरे यार, लॉस्ट फॉर 2 मिनट्स। एक सेकंड दीपक, हाँ सो फजलूर, अगर ROE 10% है and you as an equity shareholder invest 100 rupees, what does that mean? नहीं नहीं, 10% से ये 100 का 100 डिवाइडेड बाई 10 का कैसे आ गया, ये नहीं समझ मैंने में आया कहाँ सर। 100/10 किया है? कहाँ 100/10 किया है? मैंने तभी तो कहीं ये किया 10% हो, 100/10? अच्छा, तो ये 100/10 10%। 100/10% करते तो 10 आता है क्या? हम्म 100/10, अच्छा करके देखो आप जरा अपना कैलसी में, एक्सेल में 100/10% करो, कितना आंसर आता है? 10 आता है सर। अच्छा, करूं आपके सामने एक्सेल में? कैसी बातें कर रहे हो फजलू, कहाँ पे ध्यान है आपका? 100/10% करोगे तो 10 आंसर आएगा? नहीं सर, 1000 आएगा। तो फिर मैंने करा कहाँ है पूरे कैलकुलेशन, कहीं पे भी 100/10 किया है? कहाँ से ला रहे हो आप? गलत स्क्रीन तो नहीं देख रहे हो? नहीं सर, ये समझ में नहीं आया 10% को
इसमें स्प्लिट कैसे कर दिया? 100 इन्वेस्टमेंट, ये 200 भी तो हो सकता है, 200 इन्वेस्ट किया अरे तो 20 मिल जाए। मैंने एक एग्जांपल लिया ना 100 का, लिखा है ना वहाँ पे इफ आई इन्वेस्ट। यस। मैं दोबारा से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर एक कंपनी का आरओई 10% है और एक इक्विटी इन्वेस्टर 100 रुपीज इन्वेस्ट करता है, इसका क्या मतलब है फजूल? इसका मतलब है ऐसा कि उसे 10 रुपए रिटर्न मिल रहा है। वहां पे क्या लिखा हुआ है 2019 के सामने? यही चीज तो लिखी हुई है, तो डाउट कहाँ पर है? मैं ये देख रहा सोच रहा था कि 10% से इसका मीनिंग निकाला गया है सिर्फ। 10% से ही निकाला ना, 10% से डिवाइड नहीं किया, 10% से मल्टीप्लाई किया इसको। ओके सर। और सर ये जो जो 50 रुपीज जो रिटर्न कर दे रहा है, इसे जो प्रॉफिट जो मिला, तो ये तो इसका बिजनेस एक्सपेंड करेगा ना हम्म कंपनी का। हम्म इक्विटी शेयर होल्डर को तो मिलेगा नहीं, हम्म तो फिर इसका इक्विटी शेयर होल्डर को फिर ग्रोथ कैसे होगा? अच्छा, जो शेयर होल्डर को रिटर्न। जो बिजनेस एक्सपैंड करेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर का रिटर्न एक्सपैंड नहीं होगा? कैसे सर? उसे तो रिटर्न उस ईयर मिला ही नहीं। तो ये जो हम निकाल रहे हैं एफसीएफई, ये मिलने से निकाल रहे हैं क्या, डिविडेंड से निकाल रहे हैं क्या? एफसीएफई में और डिविडेंड में क्या डिफरेंस होता है? यस सर, यस सर। क्या डिफरेंस इक्विटी होता है शेयर दोनों में? होल्डर एफसीएफई में से डिविडेंड नहीं निकाला जाता है, वो इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर का ही निकाला जाता है तो अभी वैल्यूशन। फिर ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? यस सर। और कोई डाउट? नो सर। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट इसमें? एनीबडी एनी डाउट इन दिस ग्रोथ पार्ट 2019 से 2020 जो मैंने लिखा है उसमें किसी को और डाउट है तो बताइए। For all valuation, do we have to take the growth of FCFE? One नहीं question. नहीं, the answer is no. That's what एज my ऑफ नाउ, question was. जो मैं करा रहा हूँ उसमें हम एफसीएफई की ग्रोथ रेट निकाल रहे हैं। ये धीरे धीरे चेंज होगा, वो हम करेंगे, बट एज ऑफ नाउ यस, बट फॉर एवर नो। दीपक, That's okay. I got my. okay, so we'll repeat this. So if ROE of the company, return on equity, is 10%, what does that mean? If equity shareholder invests 100 rupees, then they get 10 rupees as return, and this return is not dividend. This is not the payout to the shareholder, इसलिए एफसीएफई और डिविडेंड मॉडल में डिफरेंस होता है। दिस मीन्स कंपनी ने उसके लिए 10 रुपए कमा लिए, 10 रुपए दे दिए नहीं है ये। So which means if company has earned 10 rupees as return, तो मैं इसको 50 की जगह यहाँ पर 10 करता हूँ, ये ज्यादा आसान होगा आपके लिए समझना। कंपनी ने 2019 में 10 रुपीज कमाए, वो 10 रुपीज वापस कंपनी ने फंड कर दिए बिजनेस के अंदर ही, तो अगले साल 110 की इन्वेस्टमेंट हो गई, और 110 की इन्वेस्टमेंट पे कंपनी ने 111 रुपीज एज रिटर्न कमाए। तो शेयर होल्डर के लिए क्या ग्रोथ हुई है? 10 से 11 का जो हुआ है, दैट इज द ग्रोथ, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। 10 to 11 जो हुआ है, दैट इज द ग्रोथ फॉर शेयर होल्डर, इक्विटी होल्डर। हेंस ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ क्या है? रिटेन अर्निंग इनटू आरओई। चेक कर लेते हैं।
अगर 11 हो गया है, 11 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10, परसेंटेज टर्म्स में 10% आता है ये। ठीक है, और मेरा रिटेन अर्निंग 1 रुपी था और ग्रोथ रेट 10% था आरओई, तो 1 इंटू सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, so this way also you're getting 10%, this way also you're getting 10%. So hence this is the formula that is used for FCFE growth. Growth is equal to retained earning into ROE, और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। The first growth model is, if you assume the ROE is constant and there is no new equity, there is no external funding, and ROE is not changing, then your growth is equal to R, which is ROE, into B. B is retained earning. Any doubt in this growth model? First growth model. Retained earnings तो 10 we have taken, no? On Excel. Any doubt in this? Please show the Excel. Retained earnings हमने 10 मोर लगाया है ना? So 2019 में हमने 100 इन्वेस्ट किया, मेरा आरओई 10% था, तो मेरे लिए कितना रिटर्न जनरेट हो गया? 10 रुपीज। 2020 में कंपनी ने वो 10 रुपीज को ही वापस बिजनेस में लगा दिया, दैट इज द रिटेन अर्निंग। तो जो फॉर्मूला है उसमें रिटेन्ड अर्निंग्स 10 into 10%. 10 into 10% कहाँ से होगा? रिटेन्ड अर्निंग्स into ROE है ना? तो 10 रिटेन अर्निंग तो 1 रुपी है ना? 1 रुपए कैसे आया? रिटर्न रिटर्न तो 10 रुपीज होगा ना, रिटर्न कर रहा है वो, जितना प्रॉफिट हुआ उतना रिटर्न कर दिया। ओके, ये जो रिटेन अर्निंग है, ये रिटेन्ड अर्निंग, व्हाट डू यू मीन रिटेन्ड अर्निंग? जो फॉर्मूले में है, रिटेन अर्निंग इज, आपने अगर पैट कमाया 100 रुपीज का, ठीक है, उसमें से आपने डिविडेंड पे कर दिया, लेट्स अज्यूम 20 रुपीज का, तो आपने रिटेन्ड अर्निंग आपके 80 रुपीज हो गया। तो आपका रिटेन अर्निंग is 80% and dividend payout ratio is 20%.
ऐसे निकालते? यस सर। मैंने 100 रुपीज कमाया तो उसमें से कितना डिविडेंड किया, दैट्स माय डिविडेंड पे आउट रेशियो। कितना परसेंटेज मैंने पे कर दिया, कितना परसेंटेज मैंने रिटेन कर लिया। ठीक है, सो अगर मैं इस वाले इक्वेशन में देखूं तो यहाँ पे ये, इसको मैं 10 कर रहा हूँ और इसको 10% कर रहा हूँ, तो ये 1 रुपी नहीं आएगा? पारुल, हाँ जी, वही तो आई वाज सेइंग कि हमारा ग्रोथ ठीक है, 1 ऐसे रुपी देखिए है। दोनों तरफ से एक ही बात थी, तो मैंने उसको उसको 0.1 लिखने की जगह वैसे 10% लिखा था। बट ठीक है, अंडरस्टैंड, दिस विल हेल्प यू मोर टू अंडरस्टैंड। सो अब ठीक है, तो आपकी ग्रोथ 1 रुपी की हुई। अच्छा, हाँ ये अंडरस्टूड। तो ये ठीक है, हमारी और ये ग्रोथ एफसी की है। एफसीएफई सिखा रहा हूँ मैं, करेक्ट, एफसीएफई ही सिखा रहा हूँ अभी, सिर्फ एफसीएफई सिखा रहा हूँ, बाद में सिखाऊंगा एफसीएफए बाकी लोगों की, बाकी कॉन्सेप्ट्स की, बट वेरिएबल्स की, सिर्फ एफसीएफई ही सिखा रहा हूँ मैं अभी। कैन वी से कि इससे हमारा आरओई भी ग्रो कर रहा है? बट अभी तो वो अजम्पशन करके रहे हैं ना पीछे हम लोग, अभी अजम्पशन को अच्छा, रिलैक्स आरओई करेंगे, कांस्टेंट। अभी को इस अजम्पशन को रिलैक्स करेंगे, ये दोनों अजम्पशन रिलैक्स करेंगे। रियल वर्ल्ड में ये दोनों अजम्पशन रिलैक्स हो जाते हैं ना, आप फंडिंग भी करते हो और आरओई भी चेंज होता रहता है। अभी के लिए आप ये अजम्पशन करके चलो दोनों, कि कोई एक्सटर्नल फंडिंग नहीं और आरओई चेंज नहीं हो रहा है। ये राइट कि ये रियल वर्ल्ड में आरओई चेंज हो जाएगा, बट थ्योरेटिकली फर्स्ट ये मॉडल तो कर लो। किसी को डाउट यहाँ तक? ये सर ये ग्रोथ, करंट ईयर का जो ग्रोथ निकला है, ये करंट ईयर का ग्रोथ है। ये नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ है, मतलब करंट ईयर के एंड के नंबर से निकाला है। सो 2020 के एंड के नंबर से जब आप निकालोगे तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए हो जाता है ना। हाँ, तो सर अगर हम टू स्टेज मॉडल के थ्रू अगर को देखें तो जैसे 2 ईयर के बाद हमारा कैसे कांस्टेंट हो जाएगा, ये कैसे पता आ रहे चलेगा हैं आज के डेट? आ रहे हैं, पहले ये ग्रोथ रेट, पहले साल का ग्रोथ रेट तो निकालना सीख लो अच्छे से, ओके सर। करा लो। तो सर ये ग्रोथ 2020 का निकला ना? 2021 का निकलेगा। अभी जो मैंने कैलकुलेट किया ये 2020 का निकला, यूर राइट। अगर हम, क्योंकि मैंने 2019 के नंबर्स लेके करा ना ये, अब ऐसे ही अगर मैं 2020 के नंबर्स का लेके करूंगा तो 2021 का निकल जाएगा। तो जिस ईयर 21 के का निकला, एंड ठीक है। जिस ईयर के एंड के नंबर्स लेते हो, मैंने कौन सी ईयर के एंड के नंबर्स लिए? 2019 के एंड के नंबर्स लिए ना, 100 रुपीज जो, 19 के। हाँ, तो इसलिए 2020 का निकला है। ये 2019 का प्रॉफिट और ये लिया ना मैंने दोनों नंबर्स, हम्म। तो नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ रेट निकल जाता है इससे। अब अगर मैं दोबारा इसे इन नंबर्स को लूंगा 2020 के, तो 2021 का निकल जाएगा एंड सो ऑन। ओके। Last time, any question in the first growth rate model, which is growth rate is equal to ROE into retained earning? No? ठीक है, ठीक है, we'll keep till this point. We'll continue remaining models of the growth in the next class. ठीक है, any question before we close? हेलो Yeah. हेलो सर, ये कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये कौन से चैप्टर में मिलेगा ये सब? कौन सा चैप्टर मिलेगा? वैल्यूएशन वाला चैप्टर में मिलेगा आपको। इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएशन वाला एक पार्ट है, उसी में मिल जाएगा, ठीक है, थैंक यू। LMS वाले में इंट्रोडक्शन ऑफ। चलिए, थैंक्स, विल कनेक्ट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।